आपको रिफंड लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो देने ही है, साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट, कुछ डिक्लेरेशंस भी देने हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके रिफंड का अमाउंट कितना है। अगर आपका रिफंड का अमाउंट 2 लाख रुपीज़ तक है तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि मेरे ऊपर रिफंड इतना ड्यू है और मुझे इतना रिफंड ड्यू है और उसकी डिटेल्स ये है। बट इफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड इज एक्सीडिंग ₹2 लाख, अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड है तो इस केस में आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से, और वो आपको आगे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। क्लियर है? तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दे रही है, साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ आपको डिक्लेरेशन भी अटैच करना है। और डिक्लेरेशन तभी अटैच करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसमें आप लिख के देंगे कि मुझे इतने रुपए का रिफंड ड्यू है अगर इफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड इज अप टू ₹2 लाख, और अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का है तो आप CA से एक सर्टिफिकेट बनवा लो और वो साथ में क्या कर दो, डिपॉजिट करा दो। ओके, तो देखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर्टेनिंग टू द पासिंग ऑफ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। फर्दर ए डिक्लेरेशन नीड्स टू बी फर्निश, अपने को एक डिक्लेरेशन फर्निश करना है टू एस्टैब्लिश दैट, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि देयर इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनजस्ट एनरिचमेंट? अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है जिस पर्सन ने टैक्स का बर्डन एक्चुअल में बियर किया है वही पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई अदर पर्सन नहीं कर रहा है। लाइक मिस्टर ए है, उसने गुड्स सेल कर दिया है और ही हैज पास ऑन द बर्डन टू द मिस्टर बी। now the Mr. A is applying the refund, then in such case ये तो unjust infringement हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इस केस में the person who bond the, actual में तो मिस्टर बी ने बियर किया है, मिस्टर बी ने, तो यहाँ पर मिस्टर ए को रिफंड नहीं मिल सकता है। तो इस केस में यहाँ पर रिफंड अगर लेना है तो मिस्टर बी के पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ओके, तो इस केस में यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्सन जिसका देयर इज ए नो अनजस्ट एंट्रेंचमेंट नहीं हो इन द केस ऑफ द एप्लीकेंट, तो इस केस में वो खुद सेल्फ डिक्लेरेशन दे देगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन तभी देना है अगर रिफंड जो क्लेम कर रहा है उसकी अमाउंट अप टू ₹2 लाख हो। ओके, नेक्स्ट, अगर उसका रिफंड का अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा CA से, और दैट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द रिफंड क्लेम। ओके, तो where the amount of the refund claim exceeding ₹2 lakh, then a certificate in the annexure 2 of the form GST RFD 01 by chartered accountant or cost CWA cost accountant to the effect that there is no unjust enrichment, तो उस पर लिखा जाएगा कि कोई unjust enrichment नहीं है और एक्चुअल में इसी पर्सन ने क्या किया है, बर्डन लिया है। नेक्स्ट, नीदर ए डिक्लेरेशन। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ना तो आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है ना ही आपको सर्टिफिकेट देना है। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो एक जेन्युइन केसेस हैं जहां पर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, कोई CA या CWA से आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो नीदर ए डिक्लेरेशन, ना ही कोई डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को ना तो कोई सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, नॉर ए सर्टिफिकेट, और ना ही कोई सर्टिफिकेट आपको CA या CWA से लेके देना है। इन द फॉलोइंग केसेस, अगर आप इन केसेस में आप रिफंड क्लेम करते हैं then there is no requirement. Okay, first, so refund of the tax paid on the goods or services or both, or on the input or input services used in making the export। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करें, गुड्स का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए आपने जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज काम में लिया है तो उसका अगर कोई क्रेडिट होता है तो उसका रिफंड क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन, कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई? लाइक आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में सप्लाई कर रहे हैं जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई स्पेसिफाइड कर रखी है। तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में यहाँ पर अगर आपके पास कोई अनयूटिलाइज्ड ITC है, यानी उस सप्लाई को करने के लिए आपने कोई इनपुट सर्विसेज काम में लिए, उसका क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है बट दैट इज अनयूटिलाइज्ड, वो आपका कभी यूटिलाइज नहीं आ पा रहा है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड। तो अनयूटिलाइज्ड ITC है जीरो रेटेड सप्लाई में, तो भी केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फाइल डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पर पैसा तो ले लिया था एडवांस में और आपने टैक्स भी पे कर दिया बट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई और उसके रेस्पेक्ट में अभी तक आपने ना ही कोई इनवॉइस इशू किया है, केवल जब पैसा आया था तब आपने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया था और जब आप रिफंड कर रहे हो तो रिफंड वाउचर इशू कर दिया। तो इस केस में जहाँ पर आपने यहाँ पर पैसा तो ले लिया, यू हैव कलेक्टेड द पेमेंट बट द सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड, even no invoice is issued in respect of that services, then in such case if refund voucher is issued at the time of refund the money, then you can apply the refund of the taxes which has been paid to the government. Okay, and there is no requirement to file a declaration or a certificate. Okay,
फोर्थ, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपने गलती से कोई टैक्स पे कर दिया, लाइक इट इज ए इंटर स्टेट सप्लाई, IGST पे करना था, यू हैव रॉन्गली ट्रीटेड इट एज ए इंटर स्टेट सप्लाई एंड चार्ज CGST एंड SGST wrongly, then you have to pay IGST and refund back to the C&S। आपने गलती से CS पे कर दिया तो उसका अगर रिफंड मिल जाएगा, तो उसका रिफंड लेने के लिए आपको कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं फाइल करना है। ओके, नेक्स्ट है, अगर टैक्स और इंटरेस्ट बाय अदर, जैसे लाइक अगर आपने यहाँ पर क्या किया है, टैक्स और इंटरेस्ट बोन बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स एज द गवर्नमेंट में, यानी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं उन पर्सनस ने अगर बियर किया है वो टैक्स इंटरेस्ट का बर्डन, देन इन सच केस उनको कोई भी डिक्लेरेशन, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो नॉर्मली अपन बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में वी हैव टू गिव द डिक्लेरेशन if the amount is up to rupee 2 lakh and the certificate has to be given if the amount is above rupee 2 lakh. Okay, and no declaration, no certificate in the case of the export, zero rated supply है। और इस केस में आपने यहाँ पर क्या किया है, कोई सर्विस सप्लाई जो आगे प्रोवाइड नहीं करवाई है, या फिर आपने यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स जो यहाँ पर क्या है इंटर स्टेट सप्लाई है, बट आपने गलती से उसे इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया। टैक्स और इंटरेस्ट बोर्न बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो इन सभी केसेस में आपको कोई डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑन द रिसिप्ट ऑफ अ रिफंड क्लेम। एक बार रिफंड क्लेम डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया तो इस केस में अब यहाँ पर डिपार्टमेंट रिप्लाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर रिफंड क्लेम एक बार किसके पास चला गया है, डिपार्टमेंट के पास, और डिपार्टमेंट उसके रिगार्डिंग रिसिप्ट एक्नॉलेज करेगा कि वी हैव रिसीव्ड योर रिफंड क्लेम, नाउ वी विल डू द प्रोसेस, आफ्टर दैट वी विल गेट द रिप्लाई। तो इसके बाद क्या होगा कि डिपार्टमेंट रिप्लाई करने वाला है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको एक्नॉलेज तो करेगा डिपार्टमेंट, बट वो कौन सा आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, वेदर जो रिफंड आप क्लेम कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर वाला रिफंड है, मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में बैलेंस रखा हुआ था उसको आप रिफंड में ले रहे हो, या आपके पास कोई अदर पैसा है जिसको आप रिफंड में ले रहे हो। तो यहाँ पर क्लेम फॉर द रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर का पैसा रिफंड के लिए क्लेम कर रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट। तो एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा क्लियरली इंडिकेटिंग द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द क्लेम। उस एक्नॉलेजमेंट में लिखा हुआ होगा कि आपने रिफंड क्लेम किस डेट पे फाइल किया है। क्लियर है? केसेस में अगर आपको अदर रिफंड क्लेम है तो इस केस में एक बार एप्लीकेशन पहले प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड होगी, प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, उस एप्लीकेशन को चेक करने के बाद अगर उसको लगता है कि एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट, देन इन सच केस ही विल इशू एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फाइलिंग द क्लेम। बट if the application is not at all complete, then deficiency memo will be issued to the applicant. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई डेफिशिएंसी मेमो नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। अदर क्लेम में क्या होता है कि द एप्लीकेशन एक बार फॉरवर्ड होती है, किसको, प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। प्रॉपर ऑफिसर 15 दिन के अंदर शैल विद इन ए पीरियड ऑफ द 15 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ सैड एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन। प्रॉपर ऑफिसर 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा फॉर इट्स कंप्लीटनेस, वेयर द एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी कंप्लीट। अगर 15 दिन में स्क्रूटनी पे लगता है कि एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है इन द टर्म्स ऑफ द रूल 89, then acknowledgement in the prescribed form shall be made available to the applicant। तो एक acknowledgement क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा किसको, एप्लीकेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, रिफंड एक्नॉलेजमेंट क्लियरली इंडिकेट, जो भी रिफंड एक्नॉलेजमेंट होता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपने रिफंड का क्लेम कौन सी डेट पे फाइल किया है। ओके, तो रिफंड एक्नॉलेजमेंट क्लियरली इंडिकेट द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द क्लेम ऑफ द रिफंड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। जब से आपने रिफंड क्लेम फाइल किया है उसके 60 दिन के अंदर आपके पास रिफंड ऑर्डर आ जाएगा कि आपको refund order will be issued is required within the 60 days from the date of the filing of the refund claim। okay, तो सिंपल सी बात है कि आपने एक बार रिफंड क्लेम फाइल कर दिया, ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपने फाइल कर दिए हैं, डिक्लेरेशन लगाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन अप टू रुपी 2 लाख का क्लेम है तो आपने वो भी लगा दिया, 2 लाख से ऊपर का है तो आपने सर्टिफिकेट लगा दिया। तो इस केस में सारे अटैचमेंट आपने कर दिए। नाउ यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन वगैरह सब दे दिया। नाउ द रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड टू द डिपार्टमेंट, तो अब वो डिपार्टमेंट को एक्नॉलेज करना है। अगर आपका कैश लेजर का रिफंड है तो वो एक्नॉलेज कर देंगे डायरेक्टली
बिना कुछ किए यहाँ पर वो प्रॉपर ऑफिसर से कोई इंक्वायरी नहीं करवाते हैं। कैश लेजर का अगर रिफंड है तो डायरेक्टली एक्नॉलेज कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि इस डेट पे आपका रिफंड क्लेम आ गया, क्योंकि उनको 60 दिन में प्रोसेस करना होता है। बट अदर रिफंड है, लाइक क्रेडिट लेजर का कोई रिफंड है, एक्सपोर्ट के केस में कोई रिफंड है, तो अदर रिफंड अगर होते हैं तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके अदर रिफंड है तो एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है रिफंड की, फर्स्ट इट विल फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर विल स्क्रूटनाइज योर एप्लीकेशन विद इन द 15 डेज। आफ्टर दैट अगर उनको कंप्लीट लगता है तो आपको एक्नॉलेज कर देंगे। डेफिशिएंसी लगती है तो आगे बात करते हैं डेफिशिएंसी मेमो इशूज। नेक्स्ट, डेफिशिएंसीज इन द रिफंड क्लेम। अगर आपकी कोई कमी पाई जाती है, मीन्स आपने जो रिफंड का क्लेम फॉर्म फाइल किया है दैट इज नॉट कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट, देयर इज अ डेफिशिएंसीज, then in such case a deficiency memo will be issued। तो where any deficiencies are noticed, अगर कोई भी deficiency नोटिस की जाती है तो proper officer shall communicate the deficiency to the applicant। तो proper officer उन deficiency को applicant को communicate करेगा। in the deficiency memo requiring him, उसको बोलेगा, उसको बताएगा कि ये कमी है और अब आप fresh application फाइल करो। तो इन डेफिशिएंसी मेमो रिक्वायरिंग हिम, उसको डेफिशिएंसी मेमो में ये भी लिखा जा सकता है कि आप क्या करो, यहाँ पर एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करो आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डेफिशिएंसीज, कि हमें ये जो सारी कमियां हैं इन सारी कमियों को दूर करते हुए यू हैव टू फाइल द फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन वेयर द डेफिशिएंसीज हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट। अगर डेफिशिएंसी किसको कम्युनिकेट की जाती है, एप्लीकेंट को, अंडर द SGST रूल्स, देन द सेम शैल आल्सो बी डीम्ड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड अलोंग विद द, मीन्स एक बार आपने SGST में कम्युनिकेट कर दी तो ये ऑटोमेटिकली CGST में कम्युनिकेट हो चुकी है, ये मान ली जाती है। नेक्स्ट, ग्रांट ऑफ द प्रोविजनल रिफंड। देखो यहाँ पर प्रोविजनल रिफंड का केस है, एक्सपोर्ट के केस में मेनली 90% का पैसा आपको प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड हो जाता है और उसके बाद 10% का जो पैसा होता है रिमेनिंग आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, आपको वो पैसा भी आपका पास कर दिया जाता है। तो इसमें ये बता रखा है GST law provides for the grant of the provisional refund of the 90% of the total refund claim। आपने टोटल जितना रिफंड क्लेम किया है, लाइक 1 लाख रुपीज़ का आपने रिफंड क्लेम फाइल किया तो उसका 90% दैट इज 90,000 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे। इन द केस द क्लेम रिलेट्स फॉर द रिफंड अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में जहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई है, तो जीरो रेटेड सप्लाई के रेस्पेक्ट में अगर आपके पास कोई इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है और उसका आप रिफंड लेना चाहते हो तो उसके रेस्पेक्ट में तो आपको विद इन 7 डेज, जब से आपने एक्नॉलेज किया है यानी जब से आपने रिफंड क्लेम फाइल किया है उसके विद इन 7 डेज आपको 90% क्या कर देते हैं, पैसा प्रोविजनल बेसिस पे आपको रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? तो इन द केस द क्लेम रिलेट्स फॉर द रिफंड अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई। अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो प्रोविजनल रिफंड वुड बी पेड विद इन द 7 डेज आफ्टर गिविंग द एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उसके 7 दिन के अंदर 90% पैसा आपको दे दिया जाएगा। रिमेनिंग जो 10% है कैन बी रिफंडेड लेटर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने जो फर्निश किया उसके बाद, ठीक है। द प्रोविजनल रिफंड शैल नॉट बी ग्रांटेड टू द सप्लायर हु हैज ड्यूरिंग। देखो प्रोविजनल रिफंड जो 90% का उसमें भी लिमिटेशन, अगर आपने पिछले 5 साल में कोई प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर चली है, कोई आपने गलत काम किया है, GST लॉ के प्रोविजंस का वायलेशन किया है, देन इन सच केस आपको ये प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसमें द प्रोविजनल रिफंड वुड नॉट बी ग्रांटेड टू सच सप्लायर हु हैज ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ द 5 years immediately preceding the refund period was prosecuted। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 की। वो ये बताता है कि प्रॉपर ऑफिसर में इन द केस ऑफ एनी क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ द ऑन द अकाउंट ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, अगर जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज की, दे मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सच कैटेगरी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो मीन्स एक सिंपल से रजिस्टर्ड पर्सन है GST लॉ में, वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है और वो जीरो रेटेड सप्लाईज करता था, उसके रेस्पेक्ट में जो इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका वो रिफंड अप्लाई कर रहा है। तो जैसे कि अभी हमने अर्लियर बात करी है, विद इन द 7 days से 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिफंड क्लेम विल बी प्रोविजनली रिलीज। ओके, तो रिफंड ऑन द प्रोविजनल बेसिस, उसमें प्रोविजनल बेसिस पर रिलीज कर देंगे 90% ऑफ द टोटल अमाउंट सो क्लेम्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द ITC प्रोविजनली एक्सेप्टेड। देखो कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी होती है जो फाइनलाइज नहीं होती है, यानी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी कंफर्म नहीं है, वो प्रोविजनल बेसिस पे एक्सेप्ट की गई है अभी तक, यानी एस्टिमेटेड है। तो जो जैसे मान लेते हैं 2 लाख रुपए का ITC आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, उसमें से 20,000 का प्रोविजनल है अभी तक, यानी उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको 1,80,000 जो रिमेनिंग क्रेडिट है
वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में रखी हुई है, उसका 90% आपको यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पर रिफंड मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, यानी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रोविजनल आईटीसी, प्रोविजनल आईटीसी को 90% में इंक्लूड नहीं करते हैं, 90% उसका नहीं मिलेगा। इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस लिमिटेशन सेफगार्ड एज में प्रिस्क्राइब, कुछ कंडीशंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली कंडीशंस ये रहती है कि पिछले 5 साल में आपने कोई प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर नहीं चली है। ठीक है, देयर आफ्टर मेक एन ऑर्डर फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द रिफंड क्लेम आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। 90% तो प्रोविजनल बेसिस पर आपको दे देंगे, रिमेनिंग जो 10% है वो आपको ड्यू वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। क्लियर है? तो स्टार्टिंग से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अपने को एक तो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपने को यहाँ पर सर्टिफिकेट देना है, डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किन किन केसेस में डॉक्यूमेंट्स यानी सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन देने की भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके डिपार्टमेंट के पास एक चला गया तो एक्नॉलेज कर देगा, उसमें यहाँ पर कैश ले जाएगा तो डायरेक्ट एक्नॉलेज कर देगा, उस पर मैंशन करके कि किस डेट पे आपने रिफंड क्लेम फाइल किया है। अगर आपके पास कैश लेजर के अलावा कोई रिफंड क्लेम है तो इस केस में आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड करके वो 15 दिन में स्क्रूटनाइज करके आपको रिफंड क्लेम का एक्नॉलेज कर देगा, उसके अगले 60 दिन में आपका प्रोसेस हो जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई के केस में यहाँ पर प्रोविजनल रिफंड 90% तो आपको मिल ही जाएगा 7 दिन में, और 10% जो है ड्यू वेरिफिकेशन के बाद मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अगर पिछले 5 साल में आपने कोई भी प्रोसिक्यूशन है आपके ऊपर तो उसके केस में प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। प्रोविजनल आईटीसी खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में भी प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। जब भी अपने को रिफंड चाहिए तो कुछ कंडीशंस, कुछ लिमिटेशंस, कुछ सेफगार्ड्स रहेगी। कंडीशंस जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है वो रिफंड पीरियड के जस्ट प्रीसीडिंग 5 साल में उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चली। और प्रोसिक्यूशन किससे रिगार्डिंग? प्रोसिक्यूशन ऐसे कि टैक्स इवेजन जो उसने किया वो 2.5 करोड़ रुपए से, अगर कोई ऐसे प्रोसिक्यूशन जिसमें जो टैक्स इवेडेड अमाउंट था वो 2.5 करोड़ से ऊपर का था, 2.5 करोड़ से एक्सीडिंग था, तो इस केस में उस प्रोसिक्यूशन को कंसिडर करेंगे। अगर 2.5 करोड़ से कम का है तो उस प्रोसिक्यूशन को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा यहाँ पर? प्रोविजनल रिफंड शैल बी ग्रांटेड पर्सन क्लेमिंग द रिफंड, जो भी पर्सन रिफंड क्लेम कर रखा है, हैज ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड टू विच द सच क्लेम और रिफंड रेट्स नॉट बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफिस अंडर दिस एक्ट और अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फॉर द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेडेड एक्सीडिंग रुपीज 2.5 करोड़, यानी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उसने टैक्स की चोरी कर रखा है, उसके रिगार्डिंग अगर उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा था तो उसका रिफंड, प्रोविजनल रिफंड रोक लिया जाएगा। क्लियर है? द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम, सारा क्लेम जो रिफंड क्लेम है उसको स्क्रूटनी करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी रिफंड उसने अप्लाई किया है रिफंड के लिए, जो भी उसने अमाउंट अप्लाई किया रिफंड के लिए, दैट इज ओके, और वो रिफंड उसको मिलना ही चाहिए, तो इस केस में तो जिस डेट पे एक्नॉलेज हुआ है उसके 7 वर्किंग डेज में, विद इन द 7 डेज वो क्या कर देंगे यहाँ पर प्रोविजनल रिफंड के लिए अप्लाई, प्रोविजनल रिफंड के लिए सेंक्शन कर देंगे। क्लियर है? तो प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम की स्क्रूटनी करने के बाद अगर उनको सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो भी इसने अमाउंट का रिफंड के लिए क्लेम करी है वो एक्चुअल में ड्यू है एप्लीकेंट को, देन शैल मेक एन ऑर्डर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड, और उसके रिफंड का अमाउंट सैंक्शन कर दिया जाएगा ड्यू टू द सेट एप्लीकेंट ऑन द प्रोविजनल बेसिस विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। ओके, नेक्स्ट, द सेट ऑर्डर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी रीवैलिडेट। एक बार अगर वो ऑर्डर दे दिया तो ऐसा नहीं कि वापस वो प्रॉपर ऑफिसर रीवैलिडेट करेगा, वापस से उस ऑर्डर को रीवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर ने जैसे ही एक बार रिफंड का ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है अब ये 2 करोड़ का रिफंड हाँ हो गई है, एंड नेक्स्ट दिस अमाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द एप्लीकेंट अकाउंट, तो एप्लीकेंट को देने के लिए पेमेंट एडवाइस होती है कि हाँ अब इस एप्लीकेंट को पेमेंट कर दिया जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में डिपार्टमेंट एक पेमेंट एडवाइस क्या कर देगा? इशू कर देगा। तो प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द पेमेंट एडवाइस फॉर द अमाउंट सेंक्शन, जितने रुपए का उसने रिफंड सेंक्शन किया उतने रुपए का वो पेमेंट कर देगा। The same shall be electronically credited to the bank account of the applicant mentioned in the registration। जब उसने GST लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उसने अपने बैंक डिटेल्स डाली होगी, तो वो जो बैंक डिटेल्स डाली है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली उस अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। However, the payment advice shall be required to be revalidated where the refund has not been disbursed within the same financial year। अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर में, जैसे लाइक आपने 1920 में अप्लाई किया था बट द रिफंड हैज बीन ग्रांटेड इन दैट ईयर 2021, देन इन सच केस एक बार रीवैलिडेट कर सकते हैं अकाउंट नंबर को ताकि गलत ना चला जाए। ठीक है,
नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिफंड, रिफंड का ऑर्डर। सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग इसमें स्टिपुलेट कर रखा है, इफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, जैसे रिफंड एप्लीकेशन आती है, प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द होल और द पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड एज अ रिफंड इज रिफंडेबल, then he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the consumer welfare fund. देखो, why it is credited to the consumer welfare fund, why it is not credited to the applicant account, that's matter. देखो, इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ही मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने यहाँ पर रिफंड के लिए अप्लाई किया है, मिस्टर एक्स सप्लायर है, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन जो रिफंड के लिए क्लेम करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और सप्लायर खुद उस टैक्स को बियर नहीं करता है, सप्लायर वो सेल कर देता है गुड्स रेसिपिएंट को, और एक्चुअल में वो बियर कौन करता है, टैक्स का पैसा रेसिपिएंट बियर करता है। तो अगर सप्लायर रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है तो सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना टैक्स का बर्डन किसको पास ऑन कर चुका है, रेसिपिएंट को पास ऑन कर चुका है, और रेसिपिएंट्स को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो रिफंड का पैसा है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देती है, जो आगे कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम में आता है। बट अगर सप्लायर ने टैक्स का बर्डन पास ऑन नहीं किया है, वो इस बात का डिक्लेरेशन दे देता है या सर्टिफिकेट दे देता है, तो इस केस में यहाँ पर जो रिफंड है वो सप्लायर के अकाउंट में यानी एप्लीकेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी अनटिल एंड अनलेस द सप्लायर गिव डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट ही इज एक्चुअली बोर्न the amount of the taxation, then in such case otherwise it will be transferred to the consumer welfare fund. अगर वो अपना डिक्लेरेशन दे दे तब तो उसके पास आ जाएगा, अगर नहीं देता है तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। ओके, तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 ये बताता है कि इफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, जैसे ही रिफंड एप्लीकेशन आती है, प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये पैसा रिफंड का एक्चुअल में उसको ड्यू है, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा उसको, और वो जो पैसा है रिफंड का वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दिया जाएगा, ये मानते हुए कि सप्लाई ने टैक्स का बर्डन रेसिपिएंट को पास ऑन कर दिया था। ठीक है, इन द सर्टेन स्पेशल सर्कमटेंसेज द रिफंडेबल अमाउंट इज टू पे टू द एप्लीकेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि सप्लायर ने टैक्स का अमाउंट अगर पास ऑन नहीं किया है तो इस केस में सप्लायर के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा इंस्टीड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। देखो, नेक्स्ट है रिफंड ऑर्डर। रिफंड ऑर्डर इसमें रूल 92 सब रूल 1 क्या बोलता है कि एप्लीकेशन को एक बार प्रॉपर ऑफिसर ने एग्जामिन कर लिया, प्रॉपर ऑफिसर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन ऑफ द रिफंड, रिफंड एप्लीकेशन को पूरा उसने एग्जामिन कर लिया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया कि 54 सबसेक्शन 5 में यहाँ पर आपको रिफंड ड्यू है, पेबल है, एप्लीकेंट को देना है। तो अब उसको ये कंफर्म हो गया कि एप्लीकेंट को अपने को ये रिफंड देना है, तो इसके बाद एप्लीकेंट को कितना रिफंड देना है, रिफंड का अमाउंट वो तय कर लेंगे, उसको बता देंगे एप्लीकेंट को कि आपके ऊपर इतना रिफंड बन रहा है, 2 लाख रुपए का रिफंड एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, उसका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ा है तो वो भी कम्युनिकेट करेंगे कि आपके आउटस्टैंडिंग डिमांड जैसे 50,000 की, तो वो कम्युनिकेट कर दिया, बैलेंस कितना बचा 1,50,000, तो नेट आपको रिफंड कितना पेबल है वो भी आपको लिख देंगे, कंप्लीट है। और कभी कभी क्या होता है कि जितना रिफंड बन रहा है उतना ही उसका आउटस्टैंडिंग डिमांड था, तो वो दोनों एक दूसरे से पूरे एडजस्ट हो जाते हैं। तो कभी भी डिपार्टमेंट अगर रिफंड की अमाउंट को आउटस्टैंडिंग डिमांड से एडजस्ट करती है तो उसका पूरा एडजस्टमेंट, उसका पूरा लिखा पढ़ी, उसका पूरा अकाउंट्स डेटा उसको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेंट को दिखाना होता है। क्लियर है? और इन सबको करने के बाद जैसे आपका रिफंड जो रहा है, बैलेंस रिफंड अगर कुछ भी बनता है या कोई भी रिफंड अमाउंट पेबल लास्ट में निकलती है कि इतना पैसा आपको एप्लीकेंट को देना है, तो उस रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, पेमेंट एडवाइस इशू कर देंगे। क्लियर है? तो रिफंड ऑर्डर की बात करते हैं रूल 92 सब रूल 1 के अकॉर्डिंग कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेंट को रिफंड ड्यू है तो इस केस में एक ऑर्डर इशू कर देगा डिपार्टमेंट, जिसमें सैंक्शन कर देगा अमाउंट ऑफ रिफंड टू विच द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड। उसमें मेंशन क्या क्या करेगा, अमाउंट इफ एनी रिफंडेड टू हिम ऑन द प्रोविजनल बेसिस, जो भी अमाउंट उसको रिफंड करनी है प्रोविजनल बेसिस पे, आउटस्टैंडिंग डिमांड से जो एडजस्ट करनी है वो भी बताएगा, और बैलेंस अमाउंट कितना रिफंडेबल है वो भी कम्युनिकेट कर देगा। अमाउंट ऑफ रिफंड कंप्लीटली एडजस्टेड अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड। समटाइम्स क्या होता है इन द केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ रिफंड, अगर रिफंड का जो अमाउंट है वो कंप्लीटली एडजस्ट कर दिया जाता है अगेंस्ट एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड, देन ऑर्डर गिविंग द डिटेल्स ऑफ द एडजस्टमेंट शैल बी इशू। तो कभी भी अगर आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड से रिफंड पूरा एडजस्ट कर दिया तो कैसे एडजस्ट किया उसके रेस्पेक्ट में सारी डिटेल्स it must be present to the applicant, okay, where the proper officer is satisfied that the amount refundable, जो भी amount refundable है under 92(1) 92(2) में जो भी amount refundable है is payable to the applicant instead of being credited to the consumer welfare fund, यानी एक्चुअल में उस पर्सन ने बोन करी तो उसको मिलेगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। तो इस केस में उस पर्सन के रेस्पेक्ट में पेमेंट एडवाइस इशू करवा दी जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं
where the proper officer is satisfied that the amount refundable under rule 92(1) or 92(2) is not payable to the applicant, then he shall make a refund order and issue an advice for the amount to be credited to the consumer welfare fund. अगर ये डिपार्टमेंट श्योर हो जाता है कि एक्चुअल में सप्लायर ने ये बियर ही नहीं किया, ये टैक्स का बर्डन इसने नहीं लिया है, ये ऑलरेडी पास ऑन कर चुका है, तो एप्लीकेंट ने चाहे रिफंड के लिए अप्लाई भी किया है बट उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट नहीं होता है, द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड. ओके. नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर द इशुएंस ऑफ द रिफंड ऑर्डर. रिफंड ऑर्डर 60 दिन के अंदर इशू हो जाता है, तो रिफंड ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर विद इन द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल द रेस्पेक्ट. यानी जो हमने एप्लीकेशन दी रिफंड की एप्लीकेशन, if it is complete in all the respect and the date when it is completed in all the respect, from that date the 60 days will be count and within the 60 days the refund order will be granted by the department. Okay, the time limit of the 60 days will be counted from the date of the filing of the refund claim as mentioned in the acknowledgement receipt. यानी जो डिपार्टमेंट एक्नॉलेजमेंट इशू करता है कि आपका रिफंड एप्लीकेशन हमारे पास पहुंच चुका है, तो उस एक्नॉलेजमेंट में जो रिफंड क्लेम की एप्लीकेशन डेट है, दैट डेट उस डेट से कंसीडर करेंगे हम 60 डेज. क्लियर है. नेक्स्ट, इशू ऑफ शोकॉज नोटिस रिजेक्शन रिफंड. जरूरी थोड़ी ना है कि आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन दी और आपको रिफंड मिल गया. डिपार्टमेंट को अगर कुछ डाउट है तो ही विल इशू ए शोकॉज नोटिस, और डिपार्टमेंट को लगता है कि कंप्लीटली रॉन्ग है, रिफंड मिलना ही नहीं चाहिए, देन इन सच केस ही कैन रिजेक्ट. बट रिजेक्ट जब भी करता है तो रीजन स्पेसिफाई करता है, साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एप्लीकेंट को हमेशा दी जाती है. ठीक है. तो इन द केस द क्लेम इज सॉट टू बी रिजेक्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर. अगर वो क्लेम जो होता है, जो रिफंड क्लेम है which is filed by the applicant that is rejected by the proper officer, तो इस केस में ऑनलाइन एक तो रेसिपिएंट को यानी एप्लीकेंट जो है उसको ऑनलाइन नोटिस दे देंगे कि हमने आपके रिफंड को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है. ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन उसको बताएंगे कि किस कारणवश हमने आपका रिजेक्शन किया है. एप्लीकेंट के पास टाइम रहेगा 15 दिन का कि वो यहाँ पर अगर उससे दुखी है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ रिप्लाई करना चाहता है, तो वो 15 वर्किंग डेज में रिप्लाई कर सकता है, 15 दिन के अंदर. तो एप्लीकेंट नीड्स टू रिस्पॉन्ड ऑनलाइन विद इन द 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस. प्रॉपर ऑफिसर उसके रिप्लाई को कंसिडर करेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी, और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर है वो पास कर देगा, उसमें बता देगा कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है. जो भी ऑर्डर की कॉपी है वो एप्लीकेंट को ऑनलाइन दे दी जाती है. क्लियर है. नेक्स्ट, विथ होल्डिंग ऑफ रिफंड क्लेम. कभी कभी डिपार्टमेंट रोक के रख लेता है रिफंड को, कि कभी कभी क्या होता है कि मैटर अपील में चल रहा है, अपील का डिसीजन नहीं आया, तो अपील का डिसीजन नहीं आया तो अपन ने बोला कि रिफंड अभी नहीं देंगे जब तक कि अपील का फाइनल डिसीजन ना आ जाए, या कमिश्नर के ओपिनियन में कि अभी ये मैटर अपील में है, इसका अभी ये डिस्प्यूटेड मैटर है, अभी इसको आप रिफंड मत दो, क्योंकि रिफंड दे दिया तो ये एडवर्स अफेक्ट कर सकता है हमारी रेवेन्यू को, यानी हमारे डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है. तो इन सभी केसेस में विथ होल्डिंग का मतलब रिफंड को रोक के रख लेना. तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 10, 11, 12 में बता रखा है, रिफंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील. अगर रिफंड अपील में चल रहा है या उस रिफंड पे अभी कोई फर्दर प्रोसीडिंग करना बाकी है, और या वेयर द एनी अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग, अगर उस रिफंड पे कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है या कमिश्नर के ओपिनियन में ये जो रिफंड है वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, देन आफ्टर गिविंग द टैक्सेबल पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड withhold the refund till such time as he may determine. ओके. तो वो withhold करके रख सकता है उतने टाइम के लिए जितना उसको सही लगे. एंड ही पास एन ऑर्डर इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट, और वो जब भी ये withhold करके रखता है तो ऑब्वियस है कि एप्लीकेंट को रीजन बताएगा कि किन रीजन से उन्होंने withhold करके रख रखा है. क्लियर है. सेक्शन 54 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग क्या है कि एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का कोई भी रिफंड है, ड्यू है जीरो रेटेड सप्लाई में, जस्ट जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए या फिर यूनाइटेड नेशन हो गए, जहाँ पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, बट हम जो इनपुट काम में लेते हैं उन पे हमारा इनपुट क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं. उसका रिफंड अगर आप क्लेम कर रहे हैं बिल्कुल आप कर लो, आपको रिफंड मिल भी जाएगा. बट अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है या पहले को कोई टैक्सेस जमा नहीं कराए, तो इस केस में आपके रिफंड को विद होल्ड रोक के रखा जा सकता है, और वो आपको रिफंड तब भी मिलेगा जब अगर आपके कोई पेंडिंग रिटर्न्स है तो वो सारे रिटर्न्स आप फाइल कर दो, या कोई आपका पुराना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का पैसा बाकी है तो वो पे कर दो, तो उसके बाद आपको दे देंगे. ठीक है. तो यहाँ पर इसने बोल रखा है कि एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अगर वो ड्यू है, कोई भी रिफंड ड्यू है रजिस्टर्ड पर्सन को हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग द एनी रिटर्न, जिसने यहाँ पर रिटर्न फर्निश करने में कोई डिफॉल्ट किया है
और हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स, या उसको कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है विच हैज़ नॉट बीन स्टेड, यानी कोर्ट में कोई डिस्प्यूटेड नहीं है, फाइनल है कि उसको इतना टैक्स ड्यूटी पे करना है पर उसने अभी तक पे नहीं किया है, तो प्रॉपर ऑफिसर में विथ होल्ड द पेमेंट, वो क्या कर सकता है, उसका जो रिफंड बन रहा है उसको विथ होल्ड रोक के रख सकता है अनटिल, जब तक कि वो पर्सन सारे रिटर्न फाइल ना कर दे या उसके ऊपर कोई ड्यूज है तो उनका पेमेंट ना कर दे, अनटिल द सेट पर्सन हैड फर्निश्ड द रिटर्न्स ऑन और द पेड द टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और एज द केस में भी डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड ड्यू। और अगर आपके कोई टैक्सेस इंटरेस्ट ड्यू है तो अगर टैक्स इंटरेस्ट जैसे 1 लाख रुपए का ड्यू है, रिफंड 1,20,000 का बन रहा है तो 1,20 में से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर 20,000 रुपये का रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़्यादा अमाउंट है जैसे 1,50,000 ड्यूज है, रिफंड 120 है, तो उसको लेस करके 30,000 का और डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन 54 सब सेक्शन 11 की हम बात करते हैं, जिसमें बता रखा है कि अगर कोई भी रिफंड ऑर्डर है इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील, अगर कोई भी रिफंड मैटर है बट वो अपील में चल रहा है या उस पर फर्दर प्रोसीडिंग या कमिश्नर के ओपिनियन में अगर वो रिफंड दे दिया तो वो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। तो इन सभी केसेस में जब तक अपील का फाइनल डिसीजन ना आ जाए तब तक उसको रिफंड को क्या कर लिया जाता है, रोक के रख लिया जाता है। तो वेयर एन ऑर्डर ऑफ रिफंड, अगर रिफंड का कोई भी ऑर्डर जो है इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अपील और फर्दर प्रोसीडिंग, और या फिर कोई भी जो अदर प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है या कमिश्नर के ओपिनियन में अगर वो रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा तो इस केस में वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो इस केस में वो यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और उसके बाद उसको रीजन बताएगा कि इस कारणवश हम आपको अभी रिफंड नहीं दे रहे हैं, और उसके बाद इन्फॉर्म कर देगा एप्लीकेंट को। क्लियर है। अगर रिफंड बाद में अपील में अगर डिसीजन आ गया कि इस पर्सन को रिफंड देना था तो उसको जो रिफंड मिलेगा वो ब्याज सहित मिलेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब से ड्यू था और जब रिफंड मिला तब तक मिलेगा और एट द रेट ऑफ 6% मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिजेक्टेड रिफंड क्लेम। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया आपका रिफंड क्लेम, क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया रूल नंबर 93 के अकॉर्डिंग, तो डेफिशिएंसीज इन द रिफंड क्लेम कम्युनिकेटेड, जो भी डेफिशिएंसी आती है रिफंड क्लेम में वो कम्युनिकेट कर देते हैं। द अमाउंट अर्लियर डेबिटेड शैल बी रिक्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में आपका 2 लाख रुपए का बैलेंस है और आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो 2 लाख रुपए एक बार डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो डेबिट हो जाता है। बट वो रिफंड रिजेक्ट हो गया या कोई कमी हो गई तो मना कर दिया कि अभी रिफंड नहीं मिलेगा, तो वो वापस पैसा रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में। ओके। और एनी अमाउंट क्लेम्ड एज ए रिफंड इज रिजेक्टेड, अगर कोई भी अमाउंट जो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया है और रिजेक्ट हो जाती है तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में वापस से रिक्रेडिट हो जाएगी, वो पैसा वापस से आपके क्रेडिट लीजर में शो हो जाएगा। For the purpose of this rule, a refund shall be deemed to be rejected if the appeal is finally rejected। और रिफंड को रिजेक्ट तभी माना जाता है जब वो रिफंड का मैटर अगर अपील में चल रहा है तो वो अपील फाइनली रिजेक्ट हो गई है या एप्लीकेंट ने मना कर दिया कि अब मुझे अपील नहीं लगानी है, मेरा ये रिजेक्शन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो इस केस में उसका पैसा वापस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लीजर में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।